आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में बुक पैकेट्स के बारे में किया था, आज हम आगे करना शुरू करेंगे और आज की वीडियो में हम करेंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में और दूसरा करेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लोज नंबर 136 है एग्जैम्पशन फ्रॉम पोस्टल फीस। जब भी कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा उसमें आपको डाक चार्जेस में छूट दी जाती है, उसी के बारे में ये क्लोज है। तो इसमें आ जाएगा blind literature packets are exempted from payment of the following fees beside being exempt from the payment of postage। डाक शुल्क के अलावा नेत्रहीन साहित्य पैकेट के लिए निम्नलिखित शुल्क से छूट दी जाती है। यानी कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है इसके लिए पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। पोस्टेज चार्जेस क्या चीज़ होती है? जब भी आप कोई भी डाक वस्तु भेजेंगे उसकी वेट के अकॉर्डिंग या उसकी श्रेणी के अनुसार जो भी चार्जेस उसके ऊपर बनते हैं, जैसे हमने एक लेटर को पोस्ट करना है तो 20 ग्राम का अगर वो लेटर है तो हमें 5 रुपये उसके वजन के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। उसी तरह से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर वजन के अकॉर्डिंग जो चार्जेस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। पहली बात ये आ जाएगी। इसके अलावा इसके ऊपर और कौन कौन से चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, उसमें आ जाएंगी रजिस्ट्रेशन फीस। आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का पंजीकरण करना चाहते हैं तो ये हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे कि पंजीकरण जो है ये क्या चीज़ होती है, ये कितने चार्जेस इसके लिए लिए जाते हैं। तो पंजीकरण के लिए 17 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मामले में आपको ये चार्जेस का भुगतान नहीं करना होता है। फीस फॉर एक्नोलेजमेंट, उसके बाद पावती के लिए शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ अगर आप एक्नोलेजमेंट भी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए शुल्क। तो हमारे पास पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आगे रजिस्ट्रेशन वाला एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम ये करेंगे कि आपकी ये जो अटेस्टेड कॉपी वाली रिसिप्ट होती है ये क्या चीज़ होती है। तो जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है, पंजीकृत वस्तु भेजी जाती है, उसके वितरण के समय क्या होता है, प्राप्तकर्ता से एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस प्राप्तकर्ता के द्वारा रसीद पर किए हुए हस्ताक्षर की एक सत्यापित प्रति चाहता है तो वो उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो चार्जेस का भुगतान किया जाता है डाक टिकटों के रूप में किया जाता है। लेकिन जब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के मामले में आप प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पास कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में ना तो आपको पोस्टेज चार्जेस देने या डाक शुल्क का भुगतान नहीं करना है, ना आपको पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा, ना आपसे एक्नोलेजमेंट के लिए चार्जेस लिए जाएंगे और ना ही अटेस्टेड कॉपी ऑफ रसीद के लिए आपको कोई चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी ट्रांसमिटेड बाई सरफेस रूट ओनली। लेकिन ये जो बिना डाक शुल्क वाला ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होगा केवल सतह मार्ग के माध्यम से ही प्रेषित किया जाएगा। एंड इफ दे आर टू बी सेंट बाई एयर, अगर आप इनको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं, एयरमेल चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पैकेट्स हैज़ टू बी पेड, तो इसके लिए आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है इसमें आपको क्या क्या नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपसे पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, एक्नोलेजमेंट फीस नहीं ली जाएगी और ना ही जो अटेस्टेड कॉपी होगी रसीद की उसके लिए आपसे कोई चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन इस तरह का ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसके ऊपर इस तरह के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं उसको क्या होगा, उसको केवल सतह मार्ग के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको हवाई मार्ग के माध्यम से प्रसारित किया जाए उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन जो एयर सरचार्जेस आपको देने पड़ेंगे उनके लिए इसकी कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई गई है। जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे एक पैकेट के एयर प्रसारण के लिए, हवाई प्रसारण के लिए, वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के हवाई प्रसारण के लिए। तो जो पैकेट्स के ऊपर चार्जेस अप्लाई होते हैं एयर सरचार्जेस वही आपसे लिए जाएंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर। क्लोज नंबर 137 है कंटेंट्स एंड कंडीशंस फॉर पोस्टिंग। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आप कौन कौन सी चीज़ों को भेज पाएंगे, कौन सी सामग्री इसमें भेजी जा सकती है और साथ में उसको पोस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। पेपर्स ऑफ एनी काइंड,
periodicals, books and letters to or from blind persons impressed in braille or other special type for the use of the blind may be transmitted by post as blind literature packets। इसमें आप किसी भी तरह के पेपर भेज सकते हैं, किसी भी तरह की पत्रिकाएं भेजी जा सकती हैं, किसी भी तरह की किताबें या पत्र भेजे जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है ये सारी चीज़ें किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को भेजी जानी चाहिए, नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजी जानी चाहिए। दूसरी बात, ये ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए, एक ब्रेल लिपि होती है उसमें ये इम्प्रेस होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे किसी भी तरह की और चीज़ इसके माध्यम से भेजी जा सकती है, लेकिन वो केवल नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें उनको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है, और भेजने के लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे नीचे बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ध्यान से रखना है, किसी भी तरह के पेपर, पत्रिकाएं, बुक या लेटर भेजे जा सकते हैं, लेकिन वो केवल नेत्रहीन व्यक्ति को भेजे जाने चाहिए या नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजे जाने चाहिए। और दूसरी बात, वो ब्रेली में छपे होने चाहिए, ब्रेल एक लिपि होती है उसमें वो छपे होने चाहिए, या फिर दूसरी कोई भी वस्तु जो केवल नेत्रहीन के उपयोग के लिए हो उसको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है। और कंडीशंस क्या क्या है नीचे यहाँ पे बताई गई हैं। The packets shall consist only of articles specially impressed as described above। तो यहाँ पे जैसे ऊपर बताया गया वो ब्रेल लिपि में ही छपी होनी चाहिए, इसी तरह के आर्टिकल्स इन पैकेट्स में शामिल होने चाहिए फॉर द यूज ऑफ ब्लाइंड, जो कि नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए होने चाहिए। एंड शैल नॉट कंटेन एनी कम्युनिकेशन आइदर इन राइटिंग और प्रिंटिंग, और इसमें कोई भी लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ कम्युनिकेशन या संचार नहीं होना चाहिए जो सामान्य तरीके से लिखा हुआ या प्रिंट किया हो। Except the title and table of contents of the book or periodical or any key to or instructions for the use of special type or any enclosure except a label for the return of the packet। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए जो भी आप चीज़ भेजेंगे वो ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए जैसा कि ऊपर बताया, या फिर वो केवल नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए होनी चाहिए, उसके द्वारा भेजी जानी चाहिए या उसके लिए भेजी जानी चाहिए। उसके अलावा अंध साहित्य पैकेट में कोई भी लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ कम्युनिकेशन या संचार नहीं होना चाहिए, सिवाय, अब इसमें आपको बोला कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की जो अनुमति है आप लिख सकते हैं या उसमें हो सकता है प्रिंट किया हुआ, उसमें क्या हो सकता है टाइटल, उसका शीर्षक हो सकता है जो भी वस्तु भेजी है, टेबल ऑफ कंटेंट, सामग्री जो भी भेजी है उसका एक टेबल हो सकता है, पीरियोडिकल या जो भी आपने बुक या पीरियोडिकल भेजी है उसके लिए क्या हो सकता है टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी सामग्री है उसके लिए एक टेबल हो सकता है। एनी की टू और इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ स्पेशल टाइप, या फिर उसको कुछ भी विशेष वस्तु भेजी गई है जो किसके नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए, और उसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए कोई भी निर्देश है वो लिखे हुए या प्रिंट किए हुए उसमें हो सकते हैं। और इसमें कोई भी एनक्लोजर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक लेबल हो सकता है किस चीज़ के लिए, अगर उस पैकेट को वापस करना पड़े, यानी कि जिसके लिए उस पैकेट को भेजा गया है वो उसको नहीं प्राप्त करता है तो उस पैकेट को वापस भेजने के लिए उसके ऊपर एक लेबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेजी जा सकती हैं लिख के या प्रिंट करके। इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ संचार या प्रिंट किया हुआ संचार इसमें नहीं होना चाहिए। The packet shall wear on the outside the inscription literature for the blind and the written or printed name and address of the sender। पैकेट के बाहर नेत्रहीनों के लिए साहित्य, शिलालेख और प्रेषक का लिखित या मुद्रित नाम और पता हो सकता है। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि जब भी इस तरह की डाक वस्तु भेजी जाती है जिसमें आपको चार्जेस में छूट दी जाती है, उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, एड्रेस साइड में टॉप के ऊपर आपको उस डाक वस्तु की श्रेणी जरूर लिखनी होती है कि ये बुक पैकेट है या बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स है या बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स है, उसी तरह से, या फिर ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है क्योंकि इसमें क्या होगा आपको डाक चार्जेस नहीं देने हैं, तो ये पता होना चाहिए कि क्यों इसके ऊपर डाक शुल्क नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड, की नेत्रहीनों के लिए साहित्य है। तो वो चाहे लिखा हुआ हो सकता है या प्रिंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रेषक का नाम और पता भी यहाँ पे लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ इस पैकेट के बाहर हो सकता है।
द पैकेट शैल बी पोस्टेड आइदर विदाउट अ कवर। अब जब भी ये पैकेट भेजा जाएगा, जैसे हमने बुक पैकेट्स के बारे में किया था सेम, क्योंकि ये भी पैकेट की श्रेणी में आता है, तो इसको या तो बिना कवर के पोस्ट करना चाहिए और इन अ कवर ओपन एट बोथ हैंड्स, या फिर ऐसे कवर में पोस्ट करना चाहिए जो दोनों तरफ से खुला हो, विच कैन ईजिली बी रिमूव्ड, जिसे आसानी से रिमूव किया जा सके फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, जांच के उद्देश्य से, जांच के उद्देश्य से आसानी से रिमूव किया जा सके इस तरह के कवर में, या बिना कवर के, या ऐसा कवर जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, उस तरह से आपको इनको पोस्ट करना होता है। नो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में वेट मोर देन 7 kg मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में यहाँ पे कर लिया कि 7 kg से ज़्यादा इसका वजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में बुक पैकेट्स के बारे में किया था कि 5 kg से ज़्यादा बुक पैकेट्स का वजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमने एक और पैकेट किया था सैंपल और पैटर्न पैकेट के बारे में, तो उसका वजन जो है मैक्सिमम 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों वजन आपको याद रखने हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए 7 kg आ जाएगा, सैंपल और पैटर्न पैकेट के लिए 2 kg आ जाएगा। बाकी नॉर्मल बुक पैकेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका वेट कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा। Blind literature packets are subject to the same limits of dimensions as book packet। अब जो blind literature packet रहते हैं इनके लिए जो साइज लिमिट्स रहती हैं कि इनका आकार या इनकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके समान रहेंगी, बुक पैकेट्स के समान रहेंगी। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 138, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अब कोई भी ऐसा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो शर्तों का उल्लंघन करता है, जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद द लेटर और पार्सल पोस्टेज विचएवर इज लेस, तो यहाँ पे वितरण के समय पत्र या पार्सल के अनुसार जो भी डाक चार्जेस कम होंगे उसके अनुसार इसका वितरण किया जाएगा। क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए शुरुआत में तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं अगर उसका सरफेस ट्रांसमिशन किया जाना है, लेकिन अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता हुआ पाया आता है तो वितरण के समय पत्र या पार्सल के अनुसार इन दोनों में से जो भी कम चार्जेस बनेंगे वो आपको उस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के वितरण के समय देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में। एक पंजीकरण होता है जो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है इसका पंजीकरण का अर्थ वो नहीं है। आज हम करेंगे कि इसके पंजीकरण का अर्थ क्या होता है। एवरी पब्लिकेशन कंसिस्टिंग होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ of articles relating thereto or to the current topics with or without advertisement shall be deemed a newspaper subject to the following conditions, namely, तो कोई भी ऐसा प्रकाशन जिसमें पूरी तरह से या उसके बड़े हिस्से में क्या हो, राजनीतिक समाचार हो या अन्य कोई भी समाचार हो या इनसे संबंधित कोई और लेख हो, या फिर उसमें कोई भी वर्तमान टॉपिक हो सकता है जिसमें उसके साथ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन भी हो सकता है या बिना विज्ञापन के भी हो सकता है। तो जो भी ऐसा प्रकाशन जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें पूरी तरह से या उसके बड़े हिस्से में क्या रहेगा, राजनीतिक पॉलिटिकल न्यूज़ रहेगी या अन्य कोई न्यूज़ रहेगी, या फिर इससे संबंधित कोई अन्य लेख रहेगा, या फिर दूसरी बात कोई भी करंट टॉपिक है उसके संबंध में, करंट टॉपिक के संबंध में। और साथ में इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं इसमें बाकी सारी न्यूज़ के साथ साथ आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल सकती है या बिना एडवर्टाइजमेंट के भी इसको भेजा जा सकता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। प्रत्येक प्रकाशन जिसमें पूरी तरह से या बड़े हिस्से में राजनीतिक या अन्य समाचार या उससे संबंधित लेख या अन्य वर्तमान विषयों के साथ विज्ञापनों सहित या उनके बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे समाचार पत्र माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। पंजीकृत समाचार पत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसमें कंडीशंस क्या क्या है, उसको कब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर माना जाएगा, दैट इट इज पब्लिश्ड इन नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज। अधिक से अधिक 31 दिनों के अंतराल पर इसे बड़ी संख्या में प्रकाशित किया जाता है, तभी इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की श्रेणी में गिना जाएगा। अगर ये बड़ी संख्या में 31 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, दैट इट हैज़ अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। इसमें जो ग्राहक रहेंगे उनकी एक प्रमाणिक सूची होनी चाहिए, बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि कौन कौन से व्यक्तियों को ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजा जाना है, उनकी एक सूची होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एनी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन विच अ डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस इन पर्टिकुलर्स इज एनक्लोज्ड एज अ सप्लीमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ बुक पैकेट। अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ मान लीजिए आपने कोई अन्य दस्तावेज लगा दिया है और अन्य दस्तावेज ऐसे यहाँ पे नीचे दे गया, तो इनको अगर आपने साथ में उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के भेजा है तो ऐसी कंडीशन में उस पंजीकृत समाचार पत्र को
बुक पैकेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे बुक पैकेट मानना चाहेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें जो आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ नहीं भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो उनको क्या माना जाएगा, बुक पैकेट के रूप में माना जाएगा। An advertisement sheet printed for an advertiser and sent to the publisher of a newspaper for distribution with it। अब मान लीजिए कोई एडवर्टाइजर है और वो क्या करता है, न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर है या प्रकाशक है उसे एक एडवर्टाइजमेंट शीट भेजता है और बोलता है कि मेरी ये जो एडवर्टाइजमेंट शीट है आप इस पंजीकृत समाचार पत्र के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। तब अगर उस एडवर्टाइजमेंट शीट को उस पंजीकृत समाचार पत्र के साथ भेजा जाएगा तो उसे बुक पैकेट के रूप में माना जाएगा। An advertisement sheet with an order form attached, a prospectus with an application form attached or a personal inquiry form, कोई भी personal inquiry form है या फिर कोई भी prospectus है जिसे आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है या फिर उसके बाद कोई भी क्या है ऑर्डर फॉर्म है कि एडवर्टाइजमेंट शीट के साथ, तो इन सभी को अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ भेजेंगे तो उसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बुक पैकेट मानना चाहेगा। एनी डॉक्यूमेंट ड्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन टू द रेसिपेंट, या फिर प्राप्तकर्ता को कोई भी आपने संचार भेज दिया है, इस तरह का कोई दस्तावेज उस पंजीकृत समाचार पत्र के साथ होगा तो उसको भी क्या मानना चाहेगा, बुक पैकेट मानना चाहेगा। क्लॉज नंबर 140 आपके पास कंडीशंस के बारे में, तो जब भी समाचार पत्र के लिए आपको पंजीकरण करना होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिवीजन और आरएमएस डिवीजन एंड इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इन जुरिडिक्शन इन विच इट इज पब्लिश्ड एंड पोस्टेड। जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आपको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पंजीकृत समाचार पत्र को प्रकाशित करना है या पोस्ट करना है। अब किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, जैसे मान लीजिए एक जगह है वहां से आपको पंजीकृत समाचार पत्र पब्लिश करना है या पोस्ट करना है। अब जिस भी ये जगह जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आएगी, वो आरएमएस डिवीजन का हेड हो सकता है, वो डिवीजन का हेड हो सकता है या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर हो सकता है। तो जिसके भी अधिकार क्षेत्र में वो जगह आएगी उसके कार्यालय में आपको उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। एंड शैल बी ट्रांसमिटेड एट कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड, और पंजीकरण की अवधि के दौरान इसको रियायती दरों पर, यानी कि इसकी पोस्टिंग के लिए आपको चार्जेस में छूट दी जाएगी। तो समाचार पत्र जहां पे प्रकाशित किया जाना है वहां के मंडल प्रमुख, आरएमएस अनुभाग या स्वतंत्र राजपत्रित पोस्ट मास्टर के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और इस पंजीकरण की अवधि के दौरान इसे रियायती दरों पर प्रेषित किया जाएगा। Application for the first registration of a newspaper in the postal division from which it is published, except in the case of newspaper printed or published under the orders of any government of India or for official purposes, be made in the forum prescribed for the purpose by the Director General and be accompanied by। अब आपने जो पंजीकरण करने के लिए आवेदन देना, अब आप क्या करना चाहते हैं, समाचार पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पंजीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए जो आवेदन होगा वो आवेदन कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित एक प्रपत्र होगा, उस प्रपत्र के ऊपर किया जाएगा। अब इसमें क्या बताएगा, कोई भी व्यक्ति करना चाहते हैं तब तो उसको निर्धारित जो भी डायरेक्टर जनरल के द्वारा प्रपत्र होगा उस प्रपत्र के ऊपर आवेदन करना होगा पहले पंजीकरण के लिए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से या फिर किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए उस समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाना है उसके लिए आपको इस तरह के आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भारत सरकार के आदेश के तहत अगर कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है या फिर आधिकारिक उद्देश्य के लिए कोई समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है उसको आपने छोड़ देना है। बाकी सभी मामलों में समाचार पत्र के जो पहला पंजीकरण रहेगा, समाचार पत्र के लिए जो आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए आवेदन आपको करना पड़ेगा और जिस फॉर्म के ऊपर, जिस प्रपत्र के ऊपर आवेदन किया जाएगा वो प्रपत्र डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि डायरेक्टर जनरल बताएगा कि कौन से फॉर्म के ऊपर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और उस फॉर्म के साथ और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। 2 copies of the latest issue of the newspaper sought to be registered, पंजीकृत किए जाने वाले समाचार पत्र के नवीनतम जारी की 2 प्रतियां, यानी कि प्रेजेंट में आपने जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्ट करने हैं उनकी आपको 2 प्रतियां या 2 कॉपीज साथ में उस आवेदन के लगानी होंगी। A list showing the names and addresses of at least 50 bona fide subscribers। तो जैसे हमने कर लिया कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रमाणित ग्राहकों की एक सूची चाहिए, तो इसमें आपको एक लिस्ट भी साथ में देनी पड़ेगी जब आप आवेदन करेंगे पंजीकरण के लिए। तो कम से कम 50 बोनाफाइड ग्राहकों के नाम और पते दिखाने वाली सूची आपको इसके साथ संलग्न करनी होगी। बाय ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विद इन
whose local jurisdiction the newspaper is printed or published or publisher resides that। जिला प्रेसिडेंसी या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या सहायक पुलिस आयुक्त या सिटी मैजिस्ट्रेट से आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाएगा। दूसरी बात, या फिर जहां पे पब्लिशर या प्रकाशक रहता है वहां के भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का वो सर्टिफिकेट एक ला के देगा। अब ये सर्टिफिकेट जो रहेगा, प्रमाण पत्र जो रहेगा, किसके संबंध में रहेगा? अ डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 हैज और हैव टू बी मेड, कि ये जो समाचार पत्र है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 5 में जो भी डिक्लेरेशंस दी गई हैं, जो भी घोषणाएं दी गई हैं उसके अनुसार बनाया गया है। इसके संबंध में क्या करना पड़ेगा? पब्लिशर को एक सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट देने वाला कौन हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सिटी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर सहायक पुलिस आयुक्त भी हो सकता है, ठीक है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट वगैरह। तो इनसे एक सर्टिफिकेट लाके देगा। सर्टिफिकेट किसके संबंध में होगा? कि ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 5 में दी गई डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, इसके संबंध में एक सर्टिफिकेट भी उस आवेदन के साथ लगाया जा रहा है। तो उस आवेदन के साथ कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? सबसे पहले जो भी आपने न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है उसकी नवीनतम जारी की हुई 2 प्रतियां साथ में लगानी है। उसके बाद प्रमाणित ग्राहकों की कम से कम 50 यानी कि 50 कम से कम प्रमाणित ग्राहकों की एक सूची साथ में लगानी पड़ेगी। एक सर्टिफिकेट साथ में चाहिए किसके संबंध में? कि ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इस बनाया जा रहा है ये कैसे बनाया जा रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 5 में दी गई घोषणाओं के अनुसार बनाया गया है ये सर्टिफिकेट। यानी कि 3 चीजें उस आवेदन के साथ जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा उसके साथ संलग्न करके आपको भेजनी पड़ेंगी। The full postage shall be prepaid unless the newspaper is exempted from prepayment of postage under क्लोज नंबर 143। अब पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने के लिए जो भी डाक चार्जेस बनेंगे उनका आपको पूर्व भुगतान करना पड़ेगा जब तक कि आपको क्लोज नंबर 143 में दिए गए डाक शुल्क के पूर्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती। तो हम आगे करेंगे 143 में कि प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश आप कैसे कर सकते हैं, इसकी प्री पेमेंट जो है वो कैसे की जाती है। जब तक आप उस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा रहे हैं उस समय तक आपको उस पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग के लिए जो भी चार्जेस बनेंगे उनका पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। Newspaper shall wear in any convenient place either first and last page the word registered followed by the registration number or number assigned by the head of division or RMS division and independent gazetted postmaster as the case may be। समाचार पत्र में किसी भी सुविधाजनक स्थान पर चाहे आप फर्स्ट पेज पे करें चाहे लास्ट पेज के ऊपर करें क्या वर्ड लिखा होना चाहिए? शब्द लिखा होना चाहिए रजिस्टर्ड, और साथ में उसके बाद पंजीकरण संख्या होनी चाहिए या फिर वो नंबर होना चाहिए जो आपको हेड ऑफ डिवीजन RMS डिवीजन या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के कार्यालय में पंजीकरण करने के बाद दिया जाता है। तो समाचार पत्र जो भी रहेगा किसी भी सुविधाजनक स्थान पर या तो पहले या अंतिम पृष्ठ पर पंजीकृत शब्द के बाद डिवीजन के प्रमुख RMS डिवीजन या स्वतंत्र राजपत्रित पोस्ट मास्टर द्वारा निर्दिष्ट संख्या होनी चाहिए। तो ये आपको करना है क्योंकि आपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जब भी पोस्ट करना है तो पहले या लास्ट पेज के ऊपर आपको उसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा होना चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। या फिर क्योंकि हमने कर लिया कि क्या होना चाहिए, जहां पे आपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है या पोस्ट करना है वहां का जो भी जुरिडिक्शन आपका हेड आएगा, चाहे वो हेड ऑफ डिवीजन है चाहे वो हेड ऑफ RMS डिवीजन है, इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर है, तो उसके भी कार्यालय में वो पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण के बाद उसको जो संख्या दी जाएगी वो यहाँ पे उसको भी रजिस्टर्ड वर्ड के बाद लिखनी होगी। न्यूज़पेपर शैल बी पोस्टेड एट द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और जो समाचार है वो कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा? जहाँ पे उसका प्रकाशन किया जाता है वहाँ पे उसको पोस्ट किया जाता है। और एज द केस में भी एट द प्लेस परमिटेड अंडर दिस सब क्लोज, तो यहाँ पे भी बताया गया कि कौन कौन सी जगहें और उसको दी जाती हैं बाय द प्रोप्रिएटर मैनेजर और पब्लिशर। अब न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा पोस्ट किया जाएगा? जो भी उसका मालिक रहेगा या उसका मैनेजर रहेगा या उसका जो भी प्रकाशक रहेगा या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ सच प्रोप्रिएटर, या फिर उसने मालिक की तरफ से जो भी अधिकृत किया हुआ एजेंट होगा वो
वो भी इस समाचार पत्र को प्रकाशित कर सकता है, मैनेजर या पब्लिशर भी कर सकता है। ऑन सच डेज ऑफ वीक और ऑन सच डेट्स ऑफ द मंथ as may be specified by the superintendent or senior superintendent of post offices at the time of registering the newspaper or at time subsequent thereto। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए जो समाचार पत्र है वो आपने पोस्ट करना है। अब आप डेली उसको पोस्ट नहीं करेंगे, क्या उसको क्या किया जाता है, समय समय पर पोस्ट किया जाता है, लेकिन पोस्ट कौन करेगा, उसको प्रोप्रिएटर यानी कि जो भी उसका मालिक है, मैनेजर या पब्लिशर जो भी होगा, या फिर अधिकृत किया हुआ एजेंट भी कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, सप्ताह के ऐसे दिनों में या महीने की ऐसी तारीख को जो कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। आपको इस तारीख को या महीने की इस दिन को आपने पोस्टिंग करनी है इस समाचार पत्र की, उसी तारीख को उसी दिन को ये पोस्टिंग जो है वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पंजीकृत समाचार पत्र की जाएगी। Provided that a clear notice of 3 days shall be given to the postmaster of the place in case any change is desired it in the dates and days of the posting so specified। अब जो भी दिन निर्धारित किए गए हैं समाचार पत्र की पोस्टिंग के लिए, अगर आपको उसमें कोई भी परिवर्तन करना है, मान लीजिए आपने तारीख निर्धारित किया कि 3 तारीख को पोस्ट किया जाएगा, एक 10 तारीख को, एक 15 को, इस तरह से पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन अगर आप इनमें कोई चेंज करना चाहते हैं या फिर महीने में आपको मान लीजिए 5 दिन दिए गए हैं पोस्ट करने के लिए, आप उनमें चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं 7 दिन के लिए पोस्टिंग करूंगा, यानी कि 7 दिन पोस्टिंग करना चाहता हूं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मास्टर को इस चीज के बारे में 3 दिन पहले स्पष्ट सूचना देनी पड़ेगी कि मैं क्या करना चाहता हूं, जो भी डे है या डेट है चेंज करना चाहता हूं उसकी पोस्टिंग के लिए। ठीक है, किसको दी जाएगी, पोस्ट मास्टर को दी जाएगी, और कम से कम 3 दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दी रिक्वायरमेंट एज टू 3 डेज, इस तरह की जो 3 दिन की आवश्यकता है कि 3 दिन पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताना होगा। नोटिस में बी वेव्ड बाई दी सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो इसको अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के द्वारा माफ किया जा सकता है। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोप्रिएटर, मैनेजर और पब्लिशर और एजेंट कुड नॉट अडेयर टू इट फॉर अ रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि जो प्रोप्रिएटर है, जो भी इसका मालिक है या मैनेजर है या इसका जो भी प्रकाशक है, वो किसी कारणवश इस 3 दिनों की सूचना को नहीं बता पाया, तो वो इस 3 दिनों की सूचना के लिए माफी भी दे सकता है। यानी कि जैसे हमने ऊपर किया कि अगर जो भी डेज ऑफ पोस्टिंग है या डेट्स ऑफ पोस्टिंग है उनमें कोई भी चेंज करनी है, तो कम से कम 3 दिन का एक क्लियर नोटिस दिया जाएगा पोस्ट मास्टर को। लेकिन मान लीजिए जो प्रोप्रिएटर है, मैनेजर या प्रकाशक है, वो ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये 3 दिन की सूचना नहीं दे पाता है, तो वहां पे इस 3 दिन की सूचना को माफ करने की जो पावर है वो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास रहती है, यानी कि वो बिना नोटिस के भी फिर इनमें चेंज कर सकता है। प्रोवाइडेड आल्सो that the number of days or dates on which an issue can be posted shall not be altered except with the prior authority of the superintendent or senior superintendent of post offices। समाचार पत्रों को पोस्ट किए जाने वाले दिनों की संख्या में या तिथियों को अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के पूर्व प्राधिकार के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर उसमें को चेंज करनी है, आप पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के बारे में 3 दिन की सूचना देंगे, लेकिन सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट की प्रायर अथॉरिटी के बिना इन डेज में या डेट्स में कोई भी चेंज नहीं की जाएगी। एवरी कॉपी और बंडल ऑफ कॉपीज ऑफ द न्यूज़पेपर शैल बी पोस्टेड विदाउट अ रैपर। तो यहाँ पे जैसे हमने बुक पैकेट्स के बारे में किया, उसी तरह से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के बारे में भी है। अगर आप सिंगल कॉपी इसकी भेजना चाहते हैं या फिर आप बंडल भेजना चाहते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स का, तो इसको आपने या तो बिना रैपर के भेजना है और विद द रैपर ओपन एट बोथ हैंड्स, या फिर ऐसे रैपर में या कवर में भेजेंगे जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, और इन एन अनफास्टेंड एनवल्प, या फिर अगर आप एनवल्प में भेजते हैं तो वो बिना बंधा हुआ होना चाहिए, which can be easily removed for an inspection of the newspaper, जिससे न्यूज़पेपर या समाचार पत्र की इंस्पेक्शन के लिए आसानी से, निरीक्षण के लिए आसानी से हटाया जा सके। आफ्टर पब्लिकेशन वर्ड प्रिंटेड ऑन कवर और अपॉन कवर, जब एक बार आपने उसको पब्लिश कर दिया, उसका प्रकाशन कर दिया, उसके बाद आप उसमें कोई भी वर्ड ना तो प्रिंट कर सकते हैं ना ही उसके कवर के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपका न्यूज़पेपर रहेगा एक बार प्रकाशित होने के बाद उसके कवर के ऊपर ना तो आप कोई वर्ड प्रिंट कर पाएंगे, नोट एनीथिंग राइटिंग, ना ही उसके ऊपर कुछ आप लिखेंगे और ना ही कोई मार्क उसके ऊपर प्रिंट किया जा सकता है।
एक्सेप्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, केवल प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिख सकते हैं या प्रिंट किया हुआ हो सकता है। इसके अलावा प्रकाशन के बाद समाचार पत्र के ऊपर कुछ भी प्रिंट या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, लेकिन समाचार पत्र की एक से अधिक प्रति वाले पैकेट के मामले में, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पैकेट भेज रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों को लिखने की या प्रिंट करने की अनुमति दी जाती है। कौन कौन सी चीज़ें? नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर, की उस पैकेट में कितने न्यूज़पेपर्स की कॉपीज भेजी, मतलब कितनी न्यूज़पेपर की कॉपीज भेजी जा रही हैं, इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इफ डिजायर्ड द सब्सक्राइबर्स नंबर, या फिर अगर वांछित तो ग्राहकों की संख्या लिखी जा सकती है कि कितने ग्राहकों के लिए इसे भेजा जा रहा है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्त करता है या प्रेषक का नाम। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी पैकेट भेजा जाएगा न्यूज़पेपर्स का तो उसके ऊपर भी प्रेषक का नाम या प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा जाएगा। तो प्राप्तकर्ता, इसमें ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर्स के जो पैकेट्स होते हैं हमेशा एजेंट्स वगैरह को वितरित किए जाते हैं, अलग अलग करके इनका वितरण नहीं किया जाएगा, किसे एक ही होता है उसमें एजेंट वगैरह को इनका वितरण किया जाता है। A reference to any place in the newspaper to which the attention of the addressee is directed by means of a stamp or seal impression containing the word marked copy। अब समाचार पत्र में आप किसी भी जगह के लिए, अब क्योंकि समाचार पत्र में बहुत सारे पेजेस होते हैं, अगर आप प्राप्तकर्ता का ध्यान न्यूज़पेपर की किसी एक जगह पे केंद्रित करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर छाप लगा सकते हैं किसी भी मोहर की, जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, मार्क्ड कॉपी लिखा होगा। In the case of press packet addressed to railway book stalls or recognized agents on the line, the direction to be delivered direct from the mailman। रेलवे बुक स्टॉलों या ऑनलाइन या फिर आपके जो भी ऑनलाइन मान्यता प्राप्त एजेंट होते हैं उनको जब भी प्रेस पैकेट वगैरह संबोधित किया जाता है तो इसके ऊपर क्या निर्देश होना चाहिए, टू बी डिलीवर्ड डायरेक्ट फ्रॉम दी मेल वैन, कि इनका सीधे मेल वैन से ही वितरण किया जाना है। तो ये चीज़ें जो हो जाएंगी यहाँ पे। अगर आप क्या करते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स का पैकेट भेजते हैं, यानी कि एक ही तरह के जो समाचार पत्र रहेंगे उनको एक पैकेट बना के उनका भेजते हैं, ज़्यादा संख्या में भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लिखने की अनुमति होती है। अन्यथा जब एक बार वो पब्लिश हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर ना तो आपको कुछ प्रिंट करना है और ना ही आपके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसके ऊपर लिखी जाएगी। There shall be no paper or thing enclosed in or with any such newspaper other than an extra or supplement as specified in the definition given in the clause number 139। तो जैसे हमने ऊपर भी कर लिया कि आपका जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होगा उसके साथ आप कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लगा के नहीं भेजेंगे। अगर आप भेजेंगे तो उसको क्या माना जाएगा, बुक पैकेट माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर शैल नॉट बी प्रिंटेड ऑन दी रैपर। अब जब भी आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कब दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जब भी आप क्या करेंगे, उसको हेड ऑफ डिवीजन या हेड ऑफ आरएमएस डिवीजन या फिर जो भी इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर है उसके कार्यालय में जब उसका पंजीकरण करेंगे, पंजीकरण के बाद आपको पंजीकरण संख्या दी जाएगी। उस पंजीकरण संख्या को आपने कहाँ पे प्रिंट करना होता है, जैसे भी हमने कर लिया कि न्यूज़पेपर के किसी भी कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर, चाहे आप पहले पेज के ऊपर करें चाहे लास्ट पेज के ऊपर करें, रजिस्टर्ड वर्ड के बाद वो पंजीकरण संख्या आपने लिखनी होती है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको कभी भी रैपर के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। आप न्यूज़पेपर के ऊपर लिखेंगे लेकिन न्यूज़पेपर के रैपर के ऊपर इसे प्रिंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन शैल रिमेन इन फोर्स टिल 31 दिसंबर ऑफ द थर्ड कैलेंडर ईयर। जब आप पहला पंजीकरण करेंगे ये तीसरे वर्ष के ठीक है, तीसरा जो भी कैलेंडर ईयर होगा उसकी 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। यानी कि आप इस साल अगर इसका पंजीकरण करते हैं तो तीसरे साल की 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगा। एंड एवरी सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 3 कैलेंडर ईयर्स। उसके बाद आप जितने भी पंजीकरण को रीन्यू करेंगे वो 3 साल के लिए, 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो जहां पे कैलेंडर ईयर दिया है वहां पे आपको ध्यान रखना 31 दिसंबर को जाके आपका कैलेंडर ईयर खत्म हो जाता है। जहां पे फाइनेंशियल ईयर बोला जाए वहां पे ध्यान रखना 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है। क्लोज नंबर 141 है आपके पास, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी। The proprietor, manager और publisher of a newspaper wishing to adopt the system of registration। अगर कोई भी प्रकाशक है, मैनेजर है या मालिक है, वो क्या चाहता है, अपने समाचार पत्र के लिए पंजीकरण करवाना चाहता है, तो ऐसे वो क्या किया जाएगा, शुड एड्रेस टू दी हेड ऑफ डिवीजन। तो ऐसे मामले में वो मंडल प्रमुख को इस चीज़ के बारे में संबोधित कर सकता है, इन विच द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड, जिसके भी अधिकार क्षेत्र में इसको पब्लिश किया जाना है। ही विल देन बी फर्निश्ड विद अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन
शोइंग द इंफॉर्मेशन इंक्वायर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद जो भी आपका प्रोप्रिएटर है, मैनेजर है या पब्लिशर है, उसको एक फॉर्म दिया जाएगा। निर्धारित फॉर्म में क्या चीज़ रहेगी, जो भी जानकारी पोस्ट ऑफिस को चाहिए वो जानकारी उस फॉर्म में रहेगी कि आपको ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, विच ही शुड फिल इन एंड रिटर्न फॉरवर्डिंग एट द सेम टाइम अ कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर। फिर वो फॉर्म को भरने के बाद उसे वापस करेगा और उस फॉर्म के साथ एक न्यूज़पेपर की कॉपी भी साथ में भेजेगा। तो जब भी आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए पंजीकरण करना है, कोई भी प्रोप्रिएटर है, मैनेजर है या पब्लिशर है, वो क्या चाहता है, अपने समाचार पत्र के लिए पंजीकरण करवाना चाहता है। ऐसी कंडीशन में उस पंजीकरण के लिए जो आवेदन रहेगा वो हेड ऑफ डिवीजन को, यानी कि सुपरिटेंडेंट को, जिसके भी अधिकार क्षेत्र में उसे पब्लिश किया जाना है, उसे संबोधित किया जाएगा। अब उसको संबोधित करने के बाद हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा एक प्रपत्र दिया जाएगा। उस प्रपत्र में वो सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया होगा जो पोस्ट ऑफिस को चाहिए होगी। अब जिसने भी उसके लिए आवेदन किया है वो उस फॉर्म को भरेगा, भरने के बाद उसको वापस लौटाएगा, साथ में एक न्यूज़पेपर की प्रति भी भेजेगा। The head of division on receiving the application with the copy of the newspaper। अब जब head of division को क्या मिल गया, वो एप्लीकेशन या आवेदन मिल गया, साथ में जो न्यूज़पेपर की कॉपी है वो भी प्राप्त हो गई। will satisfy himself that the newspaper is entitled to be registered। तो वो खुद को इस चीज़ के लिए संतुष्ट करेगा कि क्या ये समाचार पत्र पंजीकरण होने योग्य है या नहीं है, इन अकॉर्डिंग विद दिस रूल, कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। एंड फॉर दिस पर्पज विल मेक सच इंक्वायरी एज ही मे थिंक प्रॉपर। और इसके संबंध में वो क्या कर सकता है, कोई भी पूछताछ भी कर सकता है अगर उसको कोई भी पूछताछ करनी है। तो हेड ऑफ डिवीजन को जैसे ही वो आवेदन पत्र प्राप्त होगा, साथ में न्यूज़पेपर मिलेगा, वो क्या करेगा, स्वयं को इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा कि इसको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, और क्या ये पंजीकरण करने योग्य है या नहीं है। इसके बाद वो क्या करेगा, जो भी उसको पूछताछ करनी है वो पूछताछ भी उसके द्वारा की जाएगी। और उसके बाद व्हेन द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, और जब हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा उस आवेदन को स्वीकृत कर लिया जाएगा, ही विल असाइन टू द न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उससे क्या किया जाएगा, समाचार पत्र के लिए एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी। With the initial letter of the postal circle prefixed and communicate this number to the proprietor, manager और publisher। तो यहाँ पे नीचे जो पंजीकरण संख्या बताई गई, इस तरह से पंजीकरण संख्या का फॉर्मेट रहता है। पहले क्या रहेगा इसमें, ठीक है, पोस्टल सर्कल जो भी रहेगा उसका पहला लेटर रहेगा। तो इस तरह से उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल, अब देखो कुछ होते हैं इनको बिल्कुल याद करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको एक चीज़ बताऊंगा, इनको याद आपने नहीं करना है, आपको ये लाइन की याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और समझ के पढ़ लेना है, ताकि हम दूसरी बार जब रिविजन करें फिर भी आप इसको देखें और आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है और अच्छे से इसको समझ लेना है। तो समझ लेंगे, आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा। आप सिर्फ याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो किस तरह से प्रोसीजर रहता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, हेड ऑफ डिवीजन को इस चीज़ के बारे में आवेदन करेगा, साथ में वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की एक प्रति देगा। जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसको क्या दिया जाता है, एक निर्धारित प्रपत्र दिया जाता है जिसमें वो सारी जानकारी रहेगी जो पोस्ट ऑफिस को चाहिए, साथ में न्यूज़पेपर की एक कॉपी भी भेजेगा। इस तरह से आपको ये याद करना है, एक कहानी की तरह आप इसको याद करेंगे, फिर आपको भूलेगा नहीं। फिर हेड ऑफ डिवीजन क्या करेगा, जब उसको एप्लीकेशन मिल गई और साथ में न्यूज़पेपर की कॉपी मिल गई, वो सेटिस्फाई करेगा कि क्या ये रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। उसके बाद उसको जो भी और जानकारी चाहिए वो भी वो पूछ लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सारी जानकारी वो सेटिस्फाई हो जाता है कि बिल्कुल सही है, इसका पंजीकरण किया जा सकता है, तो वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उस न्यूज़पेपर को एक पंजीकरण संख्या दे देगा। और पंजीकरण संख्या का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे ये फॉर्मेट आपको याद करना है। बाकी सारी चीज़ें तो कहानी की तरह आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कैसा फॉर्मेट में होता है, DN, उसके बाद ABCD। तो इसका यहाँ पे मतलब बताया कि DN जो है स्टैंड्स फॉर डिवीजन और गैजेटेड पोस्ट ऑफिस। DN का क्या मतलब हो जाएगा, DN का मतलब हो जाएगा डिवीजन या राजपत्रित डाकघर का नाम, जिसके भी अधिकार क्षेत्र में उस समाचार पत्र का आपने प्रकाशन करना है या उसको पोस्ट करना है। ABCD स्टैंड्स फॉर नंबर अलॉटेड, जो भी उसको संख्या दी जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिवीजन के नाम के बाद आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाला एक पार्ट होगा 2022 टू 2024, जैसे यहाँ पे बताया गया। तो ये क्या रहेगा, स्टैंड्स फॉर ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स। तो ये 3 वर्षों की अवधि रहेगी जिसके लिए वो पंजीकरण वैलिड रहेगा, फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। नोट,
एयर पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल चेंज एवरी टाइम व्हेन रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड। अब मान लीजिए आपने एक बार 2022 में पंजीकरण करवाया, 2022 ठीक है, 2023 और उसके बाद क्या आ जाएगा 2000, ठीक है, यहाँ पे 2023 आ गया और 2024 आ गया। इन 3 सालों के लिए वो पंजीकरण वैलिड रहेगा। 2024 के 31 दिसंबर को जाके वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप क्या करेंगे, इसका आप रीन्यू करेंगे, इसको रिन्यूअल किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो 2022 और 24 वाला पार्ट होगा ये चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2025 से लेके 2027 वाला पार्ट आ जाएगा। तो हर टाइम जब भी आप पंजीकरण का नवीकरण करते हैं तो ये जो वर्ष वाला हिस्सा होता है इसको हर बार चेंज कर दिया जाता है। बाकी ये जो सेम चीज है पहले वाली ये सेम ही रहती है। रिटन नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिन्यू द रजिस्ट्रेशन शैल बी गिवन टू द हेड ऑफ डिवीजन। अब मान लीजिए पंजीकरण जो आप उसका नवीकरण करना चाहते हैं, नवीकरण करने के उद्देश्य के लिए आपको एक लिखित सूचना हेड ऑफ डिवीजन को देनी होती है, यानी कि सुपरिटेंडेंट को देनी होती है। और कब देनी होगी, 3 मंथ्स बिफोर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी। जब उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, उस एक्सपायरी डेट से 3 महीने पहले, यानी कि 31 दिसंबर को अगर वो क्या हो जाना है, एक्सपायर हो जाना है, तो दिसंबर से आपने 3 महीने पीछे चला जाना है और पीछे जो भी आपके महीने आएंगे उस समय से पहले आपको इसके नवीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। नो फीस शैल बी पेएबल फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक पॉइंट हम ऊपर करना भूल गए कि जैसे आपका न्यूज़पेपर हमने बताया कि आपको सुपरिटेंडेंट या फिर आपका जो वीआरएमएस डिवीजन का हेड रहेगा या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर रहेगा, उसके कार्यालय में आपको न्यूज़पेपर का पंजीकरण करना पड़ेगा। उस पंजीकरण करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो फ्री ऑफ चार्ज रहती है। और बाद में भी जब आप पंजीकरण का नवीकरण करेंगे उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नोट ड्यूली रिन्यूड और कैंसल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन एट इट्स कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। एक ऐसा पंजीकरण जो क्या हुआ है, आपने उसको रीन्यू नहीं किया टाइम से या उसको कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद जो भी आप समाचार पत्र पोस्ट करेंगे उसके लिए आपको कंसेशन नहीं दिया जाएगा, डाक शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। इफ अ न्यूज़पेपर sought to be transmitted by post as a registered newspaper fails to comply with the एनी ऑफ दी कंडीशन। अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्टिंग के लिए जो भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर एक न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करता है, इट विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एट अ रेट्स, तो इसको क्या किया जाएगा, ठीक है, इसको डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो चार्जेस और कंडीशंस रहेंगी वो कैसे रहेंगी, एप्लीकेबल टू बुक पैकेट्स। बुक पैकेट्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे या जो भी कंडीशन रहेंगे वो बुक पैकेट के समान रहेंगे। और कौन से बुक पैकेट, एज फॉर बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। और इसकी पोस्टिंग के लिए कंडीशन भी कैसी रहेंगी, सेम एज फॉर बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के समान रहेंगी। तो ये आ जाएगा आपने किस तरह से पंजीकरण करना है, किस तरह से नवीकरण करना है, इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 142, रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण का नवीकरण या उसकी समाप्ति के बारे में। Application for renewal of registration reach the officer concerned at least 3 months old 1 month before date of expiry and accompanied by 2 copies of latest issue। तो जिस तरह से आपने शुरुआत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन के साथ 2 कॉपीज भेजी थी, उसी तरह से जब आपको आवेदन करना है उसके नवीकरण के लिए, क्या आपको जो पंजीकरण है उसका क्या करना है, नवीकरण करना है, तो उस एप्लीकेशन या आवेदन के साथ आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, समाचार पत्र की 2 कॉपीज और लेटेस्ट इशू की होनी चाहिए, नवीनतम जारी किए हुए न्यूज़पेपर की 2 कॉपीज साथ में भेजनी है। साथ में ये जो आवेदन है संबंधित अधिकारी तक डेट ऑफ एक्सपायरी से, यानी कि 31 दिसंबर जहां पे उसकी एक्सपायरी हो जानी है, उससे कम से कम 3 महीने पहले संबंधित अधिकारी तक पहुंचना चाहिए। लेट फीस 50 रुपीज चार्ज्ड फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द 3rd कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए अप्रैल के महीने में, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अप्रैल के महीने में आपका जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पंजीकरण है वो समाप्त होने वाला है। अब इसके लिए जो आपने नवीकरण करना है उसके लिए जो आवेदन होगा वो संबंधित अधिकारी तक कब पहुंचाएगा, इसके 3 महीने, यानी कि कौन कौन सा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी मंथ की लास्ट से आपको, यानी कि जनवरी मंथ का जो भी लास्ट डे होगा, वर्किंग डे होगा, उससे पहले पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 50 रुपए की। लेकिन ये ध्यान रखना 31 दिसंबर तक, तीसरे कैलेंडर ईयर की 31 दिसंबर तक ये लागू रहता है, यानी कि दिसंबर से आपने 3 महीने पीछे आ जाना है, ठीक है। दिसंबर के 3 महीने पीछे क्या आ जाएगा आपके पास, नवंबर, अक्टूबर,
ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आ जाएंगे। तो सितंबर मंथ की जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उससे पहले अगर आपका ये नवीकरण के लिए आवेदन नहीं पहुंचेगा तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 50 रुपए की। Renewal in all cases granted only when head of division or RMS division and independent gazetted postmaster as the case may be satisfied with condition in clause number 132। अब जो आपने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन भेजी है उसके बाद उसका नवीकरण जो है वो तभी किया जाएगा जब हेड ऑफ डिवीजन या आरएमएस डिवीजन का हेड या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इस चीज से संतुष्ट हो जाता है कि जो भी कंडीशंस क्लोज नंबर 132 में दी गई हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर उन्हीं के अकॉर्डिंग है, तो वो संतुष्ट होगा, उसी के बाद वो उस पंजीकरण का नवीकरण करेगा। इफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्स, अगर जो पुराना पंजीकरण है वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अगर आप 3 महीने पहले आपका 3 महीने पहले आवेदन नहीं पहुंचता है उसके नवीकरण करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में 50 रुपये लेट फीस लगेगी। लेकिन 31 दिसंबर से पहले नहीं पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, If previous registration expired before a registration is renewed, then paper shall be prepaid at book packet rates। तो इसमें जो न्यूज़पेपर भेजा जाएगा उसको ऊपर जो बुक पैकेट के ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वही न्यूज़पेपर की पोस्टिंग के लिए आपको देने पड़ेंगे। इन केस एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर इसके नवीकरण के लिए जो आवेदन है एक्सपायरी की तिथि के बाद 31 दिसंबर के बाद पहुंचेगी, अ लेट फीस ऑफ 100 रुपीज शैल बी चार्ज्ड विद सच एप्लीकेशन। तो ऐसे आवेदन के साथ आपको 100 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे लेट फीस के रूप में। 3 महीने पहले अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो 50 रुपये लेट फीस के रूप में देने पड़ेंगे। एक्सपायर अगर इसका पंजीकरण हो जाता है तो उसके बाद 100 रुपये आपको लेट फीस के रूप में देने पड़ेंगे। इफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से पहले जो पिछला पंजीकरण है वो एक्सपायर हो जाता है, आप पंजीकरण का रिन्यूअल नहीं कर पाए हैं और जो पुराना पंजीकरण है वो भी एक्सपायर हो गया, देन इट इज ट्रीटेड एज दी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इसे पहली बार भेजे गए आवेदन की तरह ट्रीट किया जाएगा। Superintendent or senior superintendent can cancel or refuse registration of registered newspaper if not fulfill conditions in clause number 140। सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए मना कर सकता है या उसको कैंसिल भी कर सकता है अगर वो ये पाता है कि क्लोज नंबर 140 में जो भी कंडीशंस दी गई हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये किसके पास अधिकार रहेगा पंजीकरण को रद्द करने के लिए या मना करने के लिए, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास रहेगा। Registered newspapers must be handed in at the windows or doors of the post office or mail office selected for the purpose by the proprietor, manager, publisher और authorized agent। तो जैसे शुरुआत में पंजीकरण के समय निर्दिष्ट किया जाएगा कि कौन से दिन में या कौन सी डेट में आपको इस समाचार पत्र को पोस्ट करना है, वैसे ये भी बताया जाएगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस या डाक कार्यालय की खिड़कियों पर या दरवाजों पर इनको पोस्ट किया जाना है। तो प्रोप्रिएटर, मैनेजर या पब्लिशर या ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा इनको उन डाक घरों या डाक कार्यालयों की खिड़कियों पर या दरवाजों पर जाकर पोस्ट करना होता है। इफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस देन इट इज नॉट एडमिसिबल टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ पोस्टेज फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अगर पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो इसके ऊपर जो डाक शुल्क में आपको छूट दी जानी है वो फिर नहीं दी जाएगी। तो इसको आपने कहाँ पे, डाकघर या डाक कार्यालयों की खिड़की पर ही प्रस्तुत करना है। क्लोज नंबर 143 है पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, अखबारों के पैकेट्स के बारे में। द फॉलोइंग कंडीशंस विल रेगुलेट द पोस्टिंग ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ द सेम इशू ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र की एक ही जारी की हुई समाचार पत्र की एक से ज़्यादा प्रतियों वाले पैकेट्स की पोस्टिंग कैसे की जाएगी। ईच पैकेट शैल कंटेन ओनली कॉपीज ऑफ द सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड द सेम डेट। प्रत्येक पैकेट में एक ही दिनांक के तथा एक ही समाचार पत्र की प्रतियां होनी चाहिए, नहीं कि आपने अलग अलग डेट्स के न्यूज़पेपर उसमें डाल के भेज देने हैं या अलग अलग जारी किए हुए न्यूज़पेपर डाल के उसमें भेज देने हैं। तो जो न्यूज़पेपर की कॉपीज उसमें भेजी जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम जारी की हुई होनी चाहिए और सेम डेट की होनी चाहिए। सच पैकेट्स शैल बी पोस्टेड इन सेम पोस्ट ऑफिस और ऑन दी सेम फिक्स्ड डेज एज इन द केस ऑफ सिंगल कॉपी। अब जैसे आपने क्या किया, समाचार पत्र के लिए पंजीकरण किया तो आपको निर्दिष्ट किया जाएगा डाकघर या फिर डेट कि आपने यहाँ पे पोस्टिंग करनी है या इस तारीख को पोस्टिंग करनी है। तो सिंगल कॉपी के लिए जो निर्धारित किया जाएगा वही सेम आपके लिए उस न्यूज़पेपर
के पैकेट्स के लिए भी रहेगा कि आपने जो न्यूज़पेपर का पैकेट है उसको भी उसी डाकघर में या उसी तारीख को या उसी दिन को पोस्ट करना है जो दिन निर्धारित किए गए हैं सिंगल कॉपी की पोस्टिंग के लिए। एंड शैल बी एड्रेस्ड टू लोकल एजेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट भेजे जाते हैं गंतव्य पर इनको क्या किया जाता है, लोकल एजेंट्स को भेजा जाता है। इनके लोकल एजेंट जो होते हैं वहां के उनको इनका वितरण किया जाएगा, तो ये किसी और एड्रेसी के लिए नहीं भेजे जाते हैं। पैकेट्स शैल नॉट बी डिलीवर्ड एट द एड्रेसेस रेसिडेंस। अब ये जो पैकेट रहेंगे प्राप्तकर्ता के पते पर, इनके जो भी लोकल एजेंट है उनके पते पर जाकर इनका वितरण नहीं किया जाएगा, बट शैल बी हैंडेड ओवर टू द एड्रेसी और हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एट द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इनका वितरण जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, प्राप्तकर्ता को, यानी कि जो भी लोकल एजेंट है या उसका जो भी अधिकृत किया हुआ एजेंट है उसको गंतव्य के कार्यालय में बुलाया जाएगा और वहीं पे उस पैकेट का वितरण उसे किया जाएगा। The proprietor, manager or publisher of the newspaper shall communicate to the office of posting the name and address of every such local agent। तो जो भी प्रकाशक रहेगा, ठीक है, पब्लिशर रहेगा, जो भी मैनेजर या मालिक रहेगा उस समाचार पत्र का, वो क्या करेगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को, यानी कि जहां से उसने पोस्टिंग करनी है न्यूज़पेपर की, उस कार्यालय को ऐसे प्रत्येक लोकल एजेंट का नाम और पता बताएगा जिसे गंतव्य के स्थान पर ऐसे पैकेट्स का वितरण किया जाना है। एंड नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और द रेलवे स्टेशन एट विच डिलीवरी ऑफ द पैकेट इज टू बी अफेक्टेड। और साथ में उस पैकेट का वितरण कहां से किया जाना है, कौन से डाकघर, कौन से डाक कार्यालय के द्वारा किया जाना है या कौन से रेलवे स्टेशन के माध्यम से किया जाएगा, इस चीज के बारे में भी क्या किया जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को बताया जाएगा। किसके द्वारा बताया जाएगा, मालिक के द्वारा, मैनेजर या पब्लिशर के द्वारा बताया जाएगा। द एड्रेसी और हिज एजेंट शैल कॉल and take delivery of the packet at the window of post office or mail office or from the RMS van। प्राप्त करता है या उसके एजेंट को फिर डाक घर में बुलाया जाएगा और डाक घर की खिड़की पर या डाक कार्यालय RMS वैन की खिड़की पर उस पैकेट का वितरण किया जाएगा। द सेंडर ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, क्या ऐसा पैकेट जिसमें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की एक से ज़्यादा प्रतियां होती हैं, उसका जो सेंडर रहेगा, यानी कि इस पैकेट को भेजने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा, शैल अरेंज टू हैव फॉलोइंग इंडिकेशन ऑन दी पैकेट टू बी डिलीवर्ड एट विंडो। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में, कि उस पैकेट के ऊपर इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन वो प्रिंट करे। कौन सी इंडिकेशन, टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, कि इसका वितरण जो डाक घर की खिड़की पर या डाक कार्यालय की खिड़की पर या RMS वैन की विंडो पर किया जाना है। तो ये जो सेंडर रहेगा न्यूज़पेपर्स के पैकेट्स का, उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि पैकेट के ऊपर इस तरह की इंडिकेशन को वो प्रिंट करे। In places where the post box system is in force, no article is ordinarily delivered at the window। अगर आपको याद है विंडो डिलीवरी के बारे में, तो हमने किया था कि विंडो डिलीवरी जो है ऐसे डाक घरों में उपलब्ध होती है, कहाँ पे, जहाँ पे आपका पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट्स को केवल डाक घर या डाक कार्यालय की खिड़की पर वितरित किए जाएंगे, लेकिन जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम होता है वहाँ पे तो विंडो डिलीवरी होती नहीं है। तो क्या किया जाएगा, ordinarily delivered at the window of the post office except through a post box। A special case such packets of registered newspapers will be delivered to the local agents of the newspaper without insisting on their renting a post box। तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो भी लोकल एजेंट्स हैं उनको डाक बॉक्स जो भी है वो किराए पर ना लेना पड़े, बिना किराए पर लिए हुए भी वो उन डाक वस्तुओं का या उन पैकेट्स का वितरण प्राप्त कर सकें। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 144। क्लोज नंबर 144 है आपके पास पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आपने जब भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करना है तो पोस्टिंग के लिए आपको जो भी चार्जेस रहेंगे उनका पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस फैसिलिटी के अंडर भेजेंगे तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पोस्टिंग के समय आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस क्या है कि डाक शुल्क का पूरा भुगतान किए हुए भी आप समाचार पत्र को पोस्ट कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है, The scheme is confined to registered newspapers including magazines and periodicals which are published at intervals of not more than 35 days। तो ये ऐसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग इसमें मैगजीन और पीरियोडिकल्स पत्रिकाएं भी आ जाएंगी जिनको अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित किया जाता है एंड पोस्ट मोर देन 500 कॉपीज एट ए टाइम। और साथ में इन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन या पीरियोडिकल्स की 500 प्रतियां एक ही बार में पोस्ट कर दी जाती हैं, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो आपको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पोस्टिंग के समय ही जो ही चार्जेस बनेंगे उनका भुगतान करना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स विच कैरी स्टैम्प्स ऑफ 5 पैसे ओनली, ऐसे न्यूज़पेपर जिनके ऊपर केवल 5 पैसे के डाक टिकट लगे होते हैं, 100 कॉपीज पोस्टेड एट अ टाइम टू
अवेल दिस फैसिलिटी, तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वहाँ पर आपको कम से कम 100 कॉपीज न्यूज़पेपर्स की पोस्ट करनी होंगी। प्रोप्रिएटर, मैनेजर और पब्लिशर अप्लाई फॉर दिस फैसिलिटी टू हेड ऑफ सर्कल। तो देखो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए आपको जब पंजीकरण करना है तो पंजीकरण के लिए आवेदन हेड ऑफ डिवीजन को भेजा जाएगा। लेकिन जब आपको इस फैसिलिटी के अंदर, कौन सी फैसिलिटी, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, आप डाक शुल्क का पूर्व भुगतान किए हुए समाचार पत्र की पोस्टिंग करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपको आवेदन जो वो किसे करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ सर्कल को करना पड़ेगा, CPMG को करना पड़ेगा। फॉर अ लाइसेंस फर्निशिंग दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो हेड ऑफ सर्कल जो है इसके संबंध में आपको एक लाइसेंस देता है, लेकिन उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बतानी पड़ेंगी। एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज बेट ऑफ पोस्टेज पेएबल ऑन सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर की एक सिंगल कॉपी भेजते हैं तो उसका एवरेज नंबर क्या रहता है, एवरेज बेट क्या रहता है, या उसके ऊपर जो एवरेज चार्जेस बनते हैं वो कितने रहते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, एक पैकेट भेजते हैं जिसमें समाचार पत्र की एक से ज़्यादा कॉपीज़ रहती हैं, तो उस पैकेट में कितनी कॉपीज़ भेजते हैं वो नंबर आपको बताना है, या फिर उसमें एवरेज बेट क्या रहता है। ये सारी चीज़ें आपको हेड ऑफ सर्कल को बतानी पड़ेंगी। क्यों बतानी पड़ेंगी? ताकि हेड ऑफ सर्कल सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को निर्धारित कर सके। टोटल अमाउंट ऑफ एवरेज पोस्टेज ऑन ऑल पेपर्स सिंगल कॉपी और पैकेट पोस्टेड ईच टाइम। अब आप हर बार जितने भी कागज, मतलब जितने भी आप न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करते हैं, चाहे सिंगल कॉपी करें या पैकेट करते हैं, औसतन उसके ऊपर कितना डाक खर्चा बनता है। द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑन विच पेपर वुड बी पोस्टेड, महीने में कितने दिन आप पोस्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हेड ऑफ सर्कल को बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें हेड ऑफ सर्कल को मिलने के बाद हेड ऑफ सर्कल ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे ही आवेदन हेड ऑफ सर्कल के पास, CPMG के पास पहुंचेगा, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट टोटल पोस्टेज पेएबल इन मंथ, एक महीने में अप्रोक्सीमेट कितने पोस्ट चार्जेस बनते हैं, पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, उस चीज़ की कैलकुलेशन करेगा। किसके अकॉर्डिंग करेगा? एवरेज नंबर, एवरेज बेट, जो भी चार्जेस बनते हैं, या महीने में कितनी बार पोस्टिंग करनी है, कितने दिनों में पोस्टिंग करनी है, या फिर एक बार पोस्ट करते समय कितने अप्रोक्सीमेट चार्जेस बनते हैं सिंगल कॉपी के लिए या पैकेट्स के लिए। ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हेड ऑफ सर्कल क्या करेगा? हेड ऑफ सर्कल जब एप्लीकेशन मिलेगी, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट टोटल पोस्टेज पेएबल इन मंथ, तो वो अप्रोक्सीमेट इतने चार्जेस निकालेगा कि एक महीने में कितने चार्जेस का भुगतान करना पड़ सकता है अगर एवरेज देखा जाए तो। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू 1 मंथ्स पोस्टेज, तो फिर जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी एक महीने के डाक खर्च के बराबर रहेगी, यानी कि वो अप्रोक्सीमेट जो भी निकालेगा कि एक महीने में इतने चार्जेस बन जाते हैं अगर वो इस स्कीम के तहत जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके पैकेट्स को पोस्ट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को भी सुनिश्चित करेगा कि इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। डिपॉजिट इन कैश इन पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट किया जाएगा कैश में, पोस्ट ऑफिस सेविंग में आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि हेड ऑफ सर्कल को प्लेज किए हुए होने चाहिए, या फिर आप SBI बैंक या फिर अन्य किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से जिसे गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज किया गया हो उसके बैंक के माध्यम से आप गारंटी भी दे सकते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। डिपॉजिट वो कैसे करेगा? पोस्ट ऑफिस सेविंग में कर सकता है, कैश के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में कर सकता है, NSC ले सकता है, हम करेंगे NSC वगैरह जो होते हैं या फिर TD होते हैं, इनको प्लेज किया जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है, तो हेड ऑफ सर्कल को प्लेज करके NSC ले सकता है, या फिर SBI या फिर सरकार के द्वारा अन्य किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से गारंटी प्रोवाइड करवा सकता है। अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग एडजस्टेड ट्वाइस इन मंथ, अब एक महीने में जितनी भी पोस्टिंग की जाएगी उस पोस्टिंग के लिए जो बिल रहेगा उसको महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाता है। पोस्टिंग बिटवीन 1st to 15th, महीने की 1 तारीख से लेके महीने की 15 तारीख के बीच में जितनी भी पोस्टिंग की जाएगी न्यूज़पेपर की या उसके पैकेट की, उसको कब एडजस्ट किया जाएगा? ऑन 16th ऑफ मंथ, ठीक है। पोस्टिंग बिटवीन 16th टू एंड ऑफ द मंथ, या फिर 16 तारीख से लेके महीने के एंड तक जो भी पोस्टिंग की जाएगी उसको अगले महीने की पहली तारीख को एडजस्ट किया जाता है। यानी कि न्यूज़पेपर अगर आप विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ये विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज के माध्यम से, इस सुविधा के माध्यम से पोस्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्जेस रहेंगे उसको महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाएगा, 1 तारीख को और दूसरा महीने की 16 तारीख को किया जाएगा।
आगे चलते हैं। आफ्टर द न्यूज़पेपर हैज़ डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, तो जो भी न्यूज़पेपर का प्रकाशक है या उसका मैनेजर है या प्रोप्रिएटर है, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी उसको जमा करने के बाद अ लाइसेंस विल बी इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल, तो उसे एक लाइसेंस दे दिया जाएगा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। किसके संबंध में? ऑथराइजिंग पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट, कि वो बिना शुल्क का भुगतान किए हुए भी न्यूज़पेपर को पोस्ट कर सकता है। जो भी चार्जेस बनेंगे उनको महीने में 2 बार फिर एडजस्ट किया जाता है। The newspaper should be handed in at the window of post office or offices on such days or dates of the week or month as has been specified in this behalf in the order sanctioned in its registration। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बताई गई। इस स्कीम के तहत भी आप समाचार पत्र को उन्हीं दिनों में या उन्हीं तारीख को पोस्ट कर पाएंगे जो कि उसके पंजीकरण के समय आपको निर्दिष्ट किए जाएंगे, यानी कि पंजीकरण के समय जो भी डेट या डे निर्दिष्ट किए जाते हैं उन्हीं के दौरान आप इन समाचार पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं, चाहे आप इनको प्री पेमेंट वाली सुविधा के तहत पोस्ट कर रहे हैं। The licensee should arrange to print the license number along with the words licensed to post without prepayment below the registration number printed on the paper and when the paper is posted without a wrapper। लाइसेंस धारी को पंजीकरण संख्या के नीचे बिना पूर्व भुगतान के पोस्ट करने के लिए लाइसेंस है, क्या मतलब पंजीकरण संख्या जो लिखी जाएगी उसके नीचे और क्या प्रिंट करने की व्यवस्था करनी होगी? लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए उसको व्यवस्था करनी होगी। शब्दों के साथ लाइसेंस नंबर भी, जो भी लाइसेंस नंबर उसे दिया जाएगा वो भी प्रिंट करने की व्यवस्था करनी होगी। और जब पेपर बिना रैपर के पोस्ट किया जाए तो पेपर के ऊपर इसे प्रिंट किया जाएगा। लाइसेंस विल बी डीम्ड टू कैंसल एज सून एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सपायर, तो जो पंजीकृत समाचार पत्र के लिए पंजीकरण है, जैसे हमने ऊपर कर लिया कि तीसरे कैलेंडर वर्ष के लास्ट तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो जो लाइसेंस हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दिया जाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो पंजीकरण है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि न्यूज़पेपर के पंजीकरण की समाप्ति के साथ ही जो लाइसेंस आपको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दिया जाएगा वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द renewal of the license should therefore be made at the same time as application for the renewal of registration। तो इसलिए आपको क्या बोला जाता है कि जब आप न्यूज़पेपर के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे उसी समय आपको उसके लाइसेंस के नवीकरण के लिए भी आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो पंजीकरण है वो एक्सपायर हो जाता है तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। The copies of the newspaper should be handed over at the window along with an invoice in duplicate in the form prescribed for the purpose showing the details of the posting। One copy of the invoice after comparing the entries with the copies posted will be returned to poster duly signed and date stamp। उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर्स की कॉपीज होंगी, यानी कि आपने क्योंकि पैकेट भेजना है तो उसमें बहुत सारी कॉपीज होंगी, उनको क्या किया जाएगा, डाकघर की खिड़की पर जहाँ पर भी निर्दिष्ट होगा वहाँ पे आपने हैंड ओवर करना है। साथ में जो भी न्यूज़पेपर की कॉपीज होंगी उनकी डिटेल के बारे में इनवॉइसेस देनी होंगी। इनवॉइस कैसे होगी? डुप्लीकेट में, यानी कि इनवॉइस की 2 प्रतियां भी साथ में दी जाएंगी। एक तो न्यूज़पेपर की कॉपीज दी जाएंगी, साथ में उन कॉपीज के बारे में जो डिटेल होगी उनको दर्शाने वाली इनवॉइस जो डुप्लीकेट में बनाई होगी वो भी हैंड ओवर करनी होगी। साथ में जब आपकी पोस्टिंग के लिए उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एक कॉपी जो होगी इनवॉइस की एंट्रीज को कंपेयर करने के बाद, यानी कि जो इनवॉइस में आपने एंट्रीज किया है उनके साथ देखी जाएंगी न्यूज़पेपर की कॉपीज, उनको मैच करने के बाद क्या किया जाएगा, एक कॉपी जो होगी इनवॉइस की वो पोस्टर को, यानी कि उस न्यूज़पेपर को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। लेकिन कैसे की जाएगी? उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेट स्टैंप उसके ऊपर लगाए जाएंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस इंचार्ज जो भी रहेगा उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेट स्टैंप लगाने के बाद एक इनवॉइस जो होगी वो पोस्टर को दे दी जाएगी, दूसरी पोस्ट ऑफिस के पास रहेगी। On the basis of the invoices relating to the postings during the period of a bill will be presented by the post office or RMS office showing the total amount of postage payable and will be presented to the licensee on 16th and 1st of each month। चालान के आधार पर, यानी कि इनवॉइसेस जो भी दी जाएंगी, इनवॉइसेस में क्या रहेगा, जो भी कॉपीज पोस्ट की जाती है न्यूज़पेपर की उनके बारे में डिटेल रहेगी। उन इनवॉइसेस के आधार पर डाकघर या RMS कार्यालय के द्वारा एक बिल तैयार किया जाता है और ये बिल जो है वो कब पेश किया जाता है लाइसेंसी को? महीने की 16 तारीख को और महीने की 1 तारीख को, क्योंकि 2 बार एडजस्ट किया जाता है। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के लिए 16 तारीख को और 16 तारीख से लेके महीने के एंड तक के लिए अगले महीने की 1 तारीख को। तो ये जो बिल होंगे लाइसेंसी को महीने की 16 तारीख को और 1 तारीख को प्रस्तुत किए जाते हैं।
The payment of the will should be made by licensee at the post office indicated in the will within 7 days। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको पूरा कर लेना। फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जब बिल प्रस्तुत किया जाएगा लाइसेंस धारी को तो प्रस्तुति की तारीख से 7 दिनों के भीतर उसे ये बिल जमा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो हेड ऑफ सर्कल के पास अधिकार होता है उस लाइसेंस को कैंसिल करने का। इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अ बिल, अगर बिल का भुगतान नहीं किया जाता यानी कि जब उसको प्रस्तुत कर दिया बिल और 7 दिनों के भीतर उसने उस बिल का भुगतान नहीं किया, पोस्टिंग ऑफ द पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज विल इमीडिएटली बी स्टॉप्ड। डाक शुल्क के बिना जो आपका ये न्यूज़पेपर पोस्ट किया जाता है इसकी पोस्टिंग के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। लाइसेंस डीम्ड टू हैव बीन कैंसल, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल विल रिकवर द अमाउंट ड्यू अप टू द डेट फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जो भी उस समय तक ड्यू डिपॉजिट होगा यानी कि जो भी लाइसेंस धारी से राशि एकत्र की जानी है वो कहाँ से ली जाएगी, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट से उसको रिकवर किया जाएगा। हेड एट द पोस्ट office and may also if necessary take steps to recovery any outstanding amount under section 12 of the Indian Post Office Act 1898। और दूसरी बात, डाकघर के माध्यम से क्या किया जाएगा, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 12 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए भी कदम उठाया जा सकता है। यानी कि पहले तो किया जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो भी राशि बनती है उसको रिकवर किया जाएगा, अगर फिर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाती है तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की धारा 12 के अनुसार उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। दी लाइसेंस ऑन बीइंग टर्मिनेटेड मे बी रिन्यूड बाई हेड ऑफ सर्कल एट हिज एंटायर डिस्क्रिशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज ही मे थिंक फिट टू इम्पोज। अगर लाइसेंस एक बार क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हेड ऑफ सर्कल जो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका नवीकरण कर सकता है। If at any time it is found that the security deposit already made or bank guarantee provided is less than the payment for the preceding month। अब किसी भी समय अगर ऐसा पाया जाता है कि पिछले महीने जो भी पोस्टिंग की गई थी वो हो जाती है 1000 रुपये की, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है या बैंक के माध्यम से गारंटी प्रोवाइड करवाई गई है वो सिर्फ 800 रुपये की है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, लाइसेंसी को बोला जाएगा कि वो या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 800 रुपये की है उसको इंक्रीज करे या बैंक गारंटी को इंक्रीज करके प्रोवाइड करवाए, जैसा भी केस है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज नहीं करता है या फिर गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, हेड ऑफ सर्कल हैज़ राइट टू कैंसिल दी लाइसेंस, तो वहाँ पे भी CP&G लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। License is revocable on 7 days previous notice in writing at the discretion of the head of circle without assigning any reason whatsoever for the same। यदि लाइसेंस रद्द करने योग्य है तो 7 दिन पहले लिखित रूप में नोटिस दिया जाएगा, लेकिन हेड ऑफ सर्कल जो बिना कोई कारण बताए भी लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार उसके पास रहता है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज एज टू द इफेक्ट ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस के संबंध में अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस मामले को डायरेक्टर जनरल को संबोधित किया जाएगा और उसका जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है, चाहे हमने इतना लंबा टॉपिक किया है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन सी, अगर सिंपल न्यूज़पेपर के बारे में आएगा तो सुपरिटेंडेंट के बारे में ध्यान रखना है, और अगर प्री पेमेंट वाली सुविधा यानी कि वो प्री पेमेंट के बिना न्यूज़पेपर को पोस्ट करना चाहता है तो वहां पे हेड ऑफ सर्कल आ जाएगा। प्रोसीजर आपको बिल्कुल कहानी की तरह याद रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे याद करेंगे, हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 करेंगे, वहां पे आपको और भी ज्यादा मुश्किल होगी। कहानी की तरह आप इसको याद रखेंगे, किस तरह से वो पोस्टिंग करने के लिए लाएगा, किस तरह से आवेदन देगा, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह याद रखनी है। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में कवर हो गए हैं। फिर भी इनके बारे में जो भी आपके पास आगे आएगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में भी आएगा, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में भी आएगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, तो वहां पर भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कुछ चीजें जो नहीं समझ